Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. यूपीएससी की तैयारी के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की उस नींव पर बात करेंगे जहां से सब कुछ शुरू होता है। और हमारे सामने है जी.सी. लियोंग की किताब का पहला अध्याय द अर्थ एंड द यूनिवर्स, और साथ में 2013 का यूपीएससी प्रीलिम्स का एक सवाल भी है जो ये दिखाता है कि ये चैप्टर आज भी कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि एक कहानी की तरह समझना है। हम एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरू करेंगे कि हमारी पृथ्वी गोल है, और फिर देखेंगे कि कैसे ये एक विचार हमारे समय और हमारे क्लाइमेटिक जोन्स को जन्म देता है। हाँ, ये सब कुछ उसी एक घुमाव से जुड़ा है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, हम ये कैसे जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? ये स्कूल में पढ़ा तो था, लेकिन यूपीएससी के लिए इसके प्रमाण क्यों जरूरी हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये बच्चों वाला लगता है, पर है नहीं। यूपीएससी ये इसलिए पूछता है ताकि वो देख सके कि आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने की एबिलिटी। एग्जैक्टली। और इसका पहला प्रमाण जो जी.सी. लियोंग में दिया है वो सबसे शानदार है, क्योंकि ये बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ देखकर समझा जा सकता है। जहाज का दिखना। हाँ, ये वाला मुझे याद है। जब जहाज हमारी तरफ आता है तो पहले उसका धुआं या मस्तूल, मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा दिखता है, और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज। बिल्कुल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाज पृथ्वी के घुमावदार सतह पर चलकर आ रहा है। अगर पृथ्वी चपटी होती तो हमें पूरा का पूरा जहाज एक साथ ही दिखाई देता, छोटा या बड़ा, पर दिखता एक साथ। सही। तो जब हमें पहले मस्तूल दिखता है तो हम असल में पृथ्वी के कर्व को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। ये भूगोल को रटने से हटाकर उसे महसूस करने की बात है। और दूसरा प्रमाण सूर्योदय और सूर्यास्त से जुड़ा है ना? हाँ, कि दुनिया में हर जगह एक ही समय पर सुबह नहीं होती। राइट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए जापान, जिसे उगते सूरज का देश कहते हैं, वहां दिन बहुत पहले शुरू हो जाता है, जबकि अमेरिका में उस वक्त भी रात होती है। बिल्कुल। अगर पृथ्वी एक चपटी डिस्क होती तो एक स्विच की तरह पूरी दुनिया में एक साथ रोशनी होती और एक साथ अंधेरा होता। तो टाइम जोन्स का होना ही अपने आप में एक सबूत है। हाँ, ये तो समझ आ गया। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, हाँ, क्या चंद्र ग्रहण के अलावा कोई और खगोलीय घटना भी पृथ्वी के गोल होने का सबूत देती है? हाँ, क्योंकि चंद्र ग्रहण वाला आर्ग्यूमेंट सबसे मजबूत माना जाता है। हाँ, चंद्र ग्रहण सबसे मजबूत प्रमाणों में से एक है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्रमा पर उसकी छाया पड़ती है, और वो छाया हमेशा हर ग्रहण में एक गोलाकार चाप, मतलब एक आर्क जैसी होती है। एक गोले की छाया ही हमेशा गोल हो सकती है, चाहे आप उसे किसी भी एंगल से देखें। अच्छा, मतलब अगर पृथ्वी डिस्क जैसी चपटी होती तो कभी उसकी छाया एक पतली रेखा जैसी दिखती, तो कभी अंडाकार, हमेशा गोल नहीं होती। ठीक है, तो पृथ्वी गोल है और ये घूम रही है। इस घूमने से दिन और रात होते हैं, लेकिन इसने एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी। कौन सी? कि दुनिया में हर जगह एक ही समय नहीं हो सकता, और इसी को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। बहुत सही ट्रांजिशन है। आइडियल असल में टाइम जोन्स की समस्या का ही एक समाधान है। ये 180 डिग्री देशांतर, मतलब लॉन्जिट्यूड पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इसका काम है पूरी दुनिया की घड़ियों और कैलेंडरों को सिंक में रखना। बिल्कुल। पर जब आइडियल की बात आती है तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब कोई एशिया से अमेरिका जा रहा है, यानी पूर्व की ओर, तो उसे एक दिन का लाभ होता है। वो एक ही दिन को दो पर जीत सकता है। हाँ, हाँ, सुनने में अजीब है पर लॉजिक सीधा है। सोचिए, आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, उन देशों की तरफ जहां दिन पहले शुरू होता है। आप लगातार अपना समय आगे बढ़ाते जाते हैं। जब आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आते हैं तो आप 24 घंटे आगे हो चुके होते हैं। अच्छा। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आइडियल को पूर्व की ओर पार करते समय आपको एक दिन पीछे कर दिया जाता है, यानी सोमवार से वापस रविवार में। ओह, तो ये एक तरह का रीसेट बटन है।
और अगर पश्चिम की ओर पार करें, अमेरिका से एशिया, तो एक दिन का नुकसान, मतलब रविवार से सीधे मंगलवार। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम की ओर जाते हुए आप अपना समय लगातार पीछे करते हैं तो एक दिन आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। और जैसा सोर्स में बताया गया है, ये रेखा सीधी नहीं है। हाँ, उसे मोड़ा गया है ताकि एक ही देश 2 तारीखों में न बढ़ जाएं। एग्जैक्टली। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रीलिम्स के सवालों में कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। हमारे पास 2013 का एक सवाल है, मौसम के अनुसार दिन और रात की लंबाई में भिन्नता का कारण क्या है? क्लासिक सवाल। ऑप्शन से पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, रोटेशन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, रेवोल्यूशन, पृथ्वी की धुरी का 23.5 डिग्री झुकाव, और चौथा था रेवोल्यूशन और झुकाव दोनों। ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है। बहुत से लोग जल्दी में रोटेशन या सिर्फ रेवोल्यूशन चुन लेते हैं। रोटेशन से तो सिर्फ दिन और रात होते हैं, 24 आवर्स का साइकिल। हाँ, उनकी लंबाई में जो फर्क आता है, गर्मियों में दिन लंबे और सर्दियों में छोटे, उसका कारण सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं, बल्कि रेवोल्यूशन के साथ साथ पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्रीज झुकाव होना है। मतलब अगर पृथ्वी झुकी हुई ना होती और सीधी घूमती तो दिन और रात हमेशा 12-12 घंटे के होते, चाहे कोई भी मौसम हो। बिल्कुल सही पकड़ा। वो झुकाव ही है जो तय करता है कि साल के किस हिस्से में कौन सा गोलार्ध, मतलब हेमिस्फीयर, सूरज की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। और जिसे ज्यादा देर तक रोशनी मिलेगी वहां दिन लंबे होंगे। हाँ, तो सही जवाब है रेवोल्यूशन और झुकाव का कॉम्बिनेशन। चलिए इसी लॉजिक पर कुछ और एमसीक्यूज को अनपैक करते हैं। ओके। पहला सवाल अयनांत यानी सॉल्स्टिस और विषुव यानी इक्विनॉक्स पर है। हाँ। 3 स्टेटमेंट्स हैं। ओके। पहला, ग्रीष्म अयनांत के दौरान आर्कटिक सर्कल के उत्तर में 24 घंटे लगातार दिन का प्रकाश रहता है। हाँ, ये सही है। ग्रीष्म अयनांत यानी 21 जून के आसपास उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ पूरी तरह झुका होता है। इस झुकाव की वजह से आर्कटिक सर्कल वाला पूरा इलाका 24 घंटे सूरज की नजर में रहता है। राइट, इसी को तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, विषुव के दिन दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं। ये भी सही है। इक्विनॉक्स वो स्थिति है जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है और न ही उससे दूर। सूरज सीधे भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर चमकता है। तो दोनों गोलार्धों को बराबर रोशनी मिलती है। हाँ, इसलिए पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत के दौरान आर्कटिक सर्कल में पूरे दिन अंधेरा रहता है। ये तो पहले स्टेटमेंट का ठीक उल्टा है। सर्दियों में जब उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुक जाता है तो आर्कटिक सर्कल 24 घंटे के लिए अंधेरे में चला जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, देशांतर और समय पर 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है। ये तो फंडामेंटल है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्रीज घूमती है, तो सिंपल मैथ है कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ये तो बेस प्रिंसिपल हो गया। राइट। दूसरा स्टेटमेंट, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर शाम के 4 बजे होंगे। इसे कैलकुलेट करना होगा। तो 60 डिग्री का मतलब हुआ 4 घंटे का फर्क, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटा, और क्योंकि ये पूर्व यानी ईस्ट में है तो समय आगे होगा। वो ईस्ट गेन ऐड वाला रूल। हाँ, तो ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे में 4 घंटे जोड़ दिए, शाम के 4 बज गए। ये भी सही है। बिल्कुल, ये दोनों कथन सही हैं। शानदार। अब तीसरा एमसीक्यू जो पृथ्वी की गोलाकारता पर है, ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। पहला स्टेटमेंट, समतल भूमि पर समान लंबाई के खंभे गाड़ने पर बीच का खंभा किनारों के खंभों के तुलना में थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। ये सही है, और ये पृथ्वी के घुमाव का ही प्रमाण है। इसे बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जब आप एक नहर जैसी सीधी सतह पर 3 खंभे लगाते हैं तो पृथ्वी के कर्व की वजह से बीच वाला खंभा आपकी साइट लाइन में थोड़ा ऊपर दिखेगा। हाँ, क्योंकि एक सीधी रेखा असल में एक चाप, एक आर्क होती है। अच्छा। और दूसरा स्टेटमेंट, यदि पृथ्वी सपाट होती तो क्षितिज यानी होराइजन की दृष्टिता ऊंचाई के साथ नहीं बदलती। ये भी सही है। इसका मतलब है कि जब हम किसी पहाड़ या ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ते हैं तो हमें दूर तक दिखाई देता है, हमारा होराइजन बड़ा हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम पृथ्वी के कर्व के ऊपर से देख पाते हैं। बिल्कुल। अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, हमें उतना ही एरिया दिखता, बस चीजें छोटी नजर आती। आपका होराइजन फिक्स रहता। तो ये दोनों ही बड़े सटल लेकिन मजबूत प्रमाण हैं।
हाँ। तो अब तक हमने जो भी बात की, पृथ्वी का घूमना, उसका झुकाव, दिन रात का बदलना, इसका मेंस के लिए क्या मतलब है? अगर सवाल आ जाए कि पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, तो इसे कैसे अप्रोच करेंगे? यह एक बहुत अच्छा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इसके जवाब में सिर्फ रेवोल्यूशन के बारे में नहीं लिखना है, बल्कि उसे झुकाव यानी टिल्ट से जोड़ना है। ओके। आंसर की स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से 2 चीजों का नतीजा है: सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा और अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव। और मीन बॉडी में हम क्या पॉइंट्स डालेंगे? बॉडी में 3 पिलर पॉइंट्स होने चाहिए। पहला, सूर्य की किरणों का बदलता कोण, मतलब झुकाव की वजह से भूमध्य रेखा के पास किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां हमेशा गर्मी रहती है। ये हो गया टॉरिड जोन। और ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिससे कम गर्मी मिलती है। हाँ, और इसी से टेम्परेट और फ्रिजिड जोन्स बनते हैं। तो की वर्ड यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा पॉइंट? दूसरा पिलर है दिन और रात की लंबाई में भिन्नता। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, यानी जमीन को गर्म होने के लिए ज्यादा समय मिलता है। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। ये मौसमी तापमान में अंतर पैदा करता है। और तीसरा? तीसरा पिलर है ऋतुओं का निर्माण। यहाँ आपको सॉल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस की पोजीशंस को एक्सप्लेन करना होगा। बताना होगा कि कैसे ये 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स साल में 4 मौसम गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद बनाते हैं। और कंक्लूजन में बस इन तीनों पॉइंट्स को समराइज कर देंगे? हाँ, कंक्लूजन में संक्षेप में कहें कि पृथ्वी की परिक्रमा और उसका झुकाव ये एक डायनामिक सिस्टम है जो मिलकर पृथ्वी पर ऊर्जा की डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करते हैं, और इसी से हमारे प्लैनेट के स्थायी जलवायु क्षेत्र बनते हैं। और अब एक खास जानकारी, पीपीपी एज में हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, लेकिन ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये एक आम उलझन है और इसका कारण पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। आइडियल को जानबूझकर मोड़ा गया है ताकि एक ही देश या द्वीप समूह 2 अलग-अलग दिनों में ना जिएं। बिल्कुल। सबसे अच्छा उदाहरण है किरिबाती नाम का देश। किरिबाती? हाँ, ये प्रशांत महासागर में फैला हुआ एक द्वीप राष्ट्र है। 1995 से पहले आइडियल इसके बीच से होकर गुजरती थी। तो क्या होता था उससे? नतीजा ये होता था कि देश के पूर्वी हिस्से में जब शुक्रवार होता था तो पश्चिमी हिस्से में गुरुवार। सरकार के लिए काम करना लगभग नामुमकिन था। अरे वाह, मतलब आधी सरकार शुक्रवार को काम करी और आधी गुरुवार को? हाँ, हफ्ते में केवल 4 दिन ऐसे होते थे जब देश के दोनों हिस्से एक ही वर्किंग डे पर होते थे। इससे तो एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस में बहुत कंफ्यूजन होती होगी। बिल्कुल, सारी प्लानिंग ही चौपट हो जाती थी। इसी केओस से बचने के लिए 1995 में किरिबाती ने आइडियल को अपने पूर्वी हिस्से के चारों ओर मोड़ दिया ताकि पूरा देश एक ही दिन में आ जाए। मतलब ये रेखा विज्ञान से ज्यादा भूगोल और राजनीति की रियल वर्ल्ड समस्याओं का समाधान है। सही पकड़ा। तो आज हमने देखा कि कैसे जीसी लियोंग का पहला अध्याय सिर्फ कुछ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है। पृथ्वी के गोल होने से लेकर आइडियल की उलझनें, प्रीलिम्स के सवाल और मेंस के लिए इसका लिंकेज। और आपके सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमने चर्चा की कि कैसे पृथ्वी की गति और झुकाव आज के प्रेडिक्टेबल जलवायु पैटर्न बनाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में भी बहुत लंबे समय में छोटे छोटे बदलाव आते हैं? इन्हें मिलानकोविच साइकिल्स कहा जाता है। यही वो साइकिल्स हैं जो लाखों सालों में हमारे ग्रह के हिमयुगों यानी आइस एजेस के आने और जाने की वजह बनते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हमारी किताब के दायरे से बहुत आगे है, लेकिन ये दिखाता है कि भूगोल कितना डायनामिक है। अपनी तैयारी जारी रखें और बुनियादी बातों को हमेशा मजबूत रखें। अगली बार तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.